वैदिक ज्योतिष के सामान्य नियम, ज्योतिष के सूत्र, वो नियम जिनका प्रयोग वैदिक ज्योतिष में फलित के लिए, फलादेश के लिए किया जाता है। सामान्य नियम है, बहुत बार सीधे फलित नहीं भी होते हैं, लेकिन जानकारी अवश्य होनी चाहिए। फलित होते भी हैं, नहीं भी होते, वो स्थिति जन्म पत्री पर ही निर्भर करती है। किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा हो आती है। शुक्र की महादशा में पहले शुक्र की अंतर्दशा आएगी, केतु की महादशा में पहले केतु की अंतर्दशा आएगी, तो वो बहुधा ज़्यादातर बार अनुकूल नहीं जाती। योग कारक ग्रह की महादशा में, ध्यान से सुनिए, योग कारक ग्रह की महादशा में पापी या मारक ग्रह की अंतर्दशा आने पर प्रारंभ में शुभ फल तथा उत्तरार्ध में अशुभ फल देने लगता है। अकारक ग्रह की महादशा में कारक ग्रह की अंतर्दशा आने पर प्रारंभ में अशुभ तथा उत्तरार्ध में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भाग्य स्थान का स्वामी यदि भाग्य भाव में ही बैठा हो या स्थित हो, भाग्य स्थान पर ही स्थित हो और उस पर बलवान ग्रह की, बलवान गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए तो ऐसा जातक प्रबल भाग्यशाली माना जाता है। पुनः सुनिए, भाग्य स्थान में हो और बलवान गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर हो तो ऐसा जातक प्रबल भाग्यशाली माना जाता है। लग्नेश यदि सूर्य के साथ हो तो ज़्यादातर स्थितियों में विशेष अनुकूल रहता है। सूर्य उच्च के होकर यदि 11वें भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली भी होता है तथा प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। सूर्य और चंद्र, क्योंकि सूर्य चंद्र की एक एक राशि होती है, सूर्य की सिंह और चंद्र की कर्क। सूर्य और चंद्र को छोड़कर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो, कोई भी ग्रह स्वराशि का हो, तो वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को अधिक बढ़ा देता है। किसी भी भाव में कोई ग्रह स्थित हो उसका प्रभाव तो होता ही है, लेकिन उतना ही प्रभाव उस ग्रह का भी होता है जो उस भाव पर दृष्टि डालता है या उस भाव को देखता है। ये वैदिक ज्योतिष का एक सामान्य नियम है। जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों या जिन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वे भाव शुभ फल ज्यादा देते हैं, शुभ फल देने में सहायक होते हैं। एक ग्रह 2 भावों का अधिपति होता है। सूर्य और चंद्र के अलावा सूर्य चंद्र एक एक भाव के अधिपति होते हैं। ऐसी स्थिति में वह ग्रह अपनी दशा में लगन से गिनने पर जो राशि पहले आएगी उसका फल पहले प्रदान करेगा। 2 केंद्रों का स्वामी, कोई भी ग्रह 2 केंद्र का स्वामी हो, यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ जाए तो उसे केंद्राधिपति या केंद्रत्व दोष नहीं लगता और वह शुभ फल देने में सहायक हो जाता है। सामान्य नियम के अनुसार यदि कोई ग्रह 2 केंद्र भावों का स्वामी होता है तो वह अशुभ फल देने लग जाता है, चाहे वह कारक ही क्यों न हो। इसे केंद्राधिपति दोष बोलते हैं। अपने भाव से केंद्र व त्रिकोण में बैठा ग्रह शुभ फल देता है। केंद्र के स्वामी तथा त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध हो तो वे एक दूसरे की दशा में शुभ फल देते हैं। यदि संबंध न हो तो एक की महादशा में जब दूसरे की अंतर्दशा आती है तो अशुभ फल देते हैं। वक्री होने पर ग्रह अधिक बलवान हो जाता है तथा वह ग्रह जन्म पत्री में जिस भाव का स्वामी है उसके फल विशेष देने लगता है। यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में स्थित हो या त्रिकोण का केंद्र में स्थित हो तो वह ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल देने में समर्थ होता है। त्रिक स्थान 6, 8, 12 स्थान को त्रिक स्थान कहते हैं।
में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो वे त्रिक स्थान को भी बहुधा शुभ कर देने का सामर्थ्य रखते हैं, परंतु स्वयं दूषित हो जाते हैं, भाव को शुभ कर देते हैं। त्रिक स्थान में पाप ग्रह बैठे हों तो त्रिक भाव को भी पाप युक्त बना देते हैं, पर उन ग्रहों का पापत्व कम हो जाता है। ग्रह का पाप प्रभाव कम होता है, भाव का पाप प्रभाव बढ़ जाता है। चाहे अशुभ या पाप ग्रह ही हो, पर यदि वह त्रिकोण भाव में या त्रिकोण भाव के स्वामी भी हो तो उसमें शुभता आने की संभावना ज्यादा होती है। एक त्रिकोण का स्वामी यदि दूसरे त्रिकोण में बैठ जाए, त्रिकोण 5 गुण होते हैं, लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है। एक त्रिकोण का स्वामी यदि दूसरे त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। जैसे पंचम का स्वामी नवम में बैठ जाए तो ज्यादा शुभ हो जाता है। यदि एक ही ग्रह जन्म कुंडली में 2 केंद्र स्थान का स्वामी हो तो शुभ फलदायक नहीं रहता है। केंद्र स्थान पहला, चौथा, 7वां और 10वां होते हैं। शनि और राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं, कष्ट देने वाले ग्रह हैं, अतः ये दोनों ग्रह जिस भाव में भी होंगे उससे संबंधित फलों में विच्छेद पैदा करेंगे। सप्तम भाव में हो तो पार्टनर के साथ विरोध पैदा करवाते हैं, पुत्र भाव में हो तो पुत्र सुख में न्यूनता लाते हैं। राहु या केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की राशि के स्वामी या उस भाव के स्वामी के समान बन जाते हैं, तथा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रहों के गुण भी ग्रहण कर लेते हैं। केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। सामान्य नियम है ये। जैसे केतु बुध के साथ है तो बुध के प्रभाव को बढ़ा देगा, शुक्र के साथ है शुक्र के को, लेकिन वो ग्रह शुभ अशुभ जो है वो वैसा ही रहेगा, उसके फलों में वृद्धि करेगा। लगन से तीसरे स्थान, तीसरे भाव में पापी ग्रह शुभ प्रभाव करता है, लेकिन शुभ ग्रह हो तो मध्यम फल करता है। तीसरे, छठे और 11वें भाव में पापी ग्रहों का रहना भी शुभ माना जाता है। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में, छठे भाव का स्वामी छठे में और 11वें भाव का स्वामी यदि 11वें में ही बैठा हो तो ये ग्रह बेशक पापी हो, पापी नहीं रहते और शुभ फल देने लगते हैं। चौथे भाव में यदि अकेला शनि स्थित हो तो उस व्यक्ति की वृद्धावस्था अत्यंत कष्टकारी होती है, उसकी वृद्धावस्था अत्यंत दुखमय व्यतीत होती है। चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव में हो और 5वें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो विशेष फलदायक हो जाता है, इसे राशि परिवर्तन योग भी कहते हैं। इसी प्रकार नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में स्थित हो जाए और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में स्थित हो जाए तो भी ये विशेष फलदायक होते हैं, इसे भी राशि परिवर्तन योग कहते हैं। अकेला गुरु यदि 5वें भाव में स्थित हो, जो कि संतान का भाव होता है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया, हर बार नहीं लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि संतान से न्यून सुख प्राप्त होते हैं या फिर प्रथम पुत्र से मतभेद रहता है। छठे भाव का स्वामी जिस भी भाव में स्थित होगा उस भाव में परेशानियां रहेंगी। यानी कि जैसे छठे भाव का स्वामी लाभ स्थान 11वें भाव में बैठ गया तो आय प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। सप्तम भाव में यदि अकेला शुक्र बैठा हो तो बहुत बार ये भी दाम्पत्य जीवन को सुखमय नहीं रहने देता, दाम्पत्य भाव के सुख को बिगाड़ देता है। कारण शुक्र भोग विलास का भाव है, सप्तम भाव में बैठकर ऐसे जातक को बहुत बार अनेकों संबंध दे देता है, जिससे दाम्पत्य जीवन नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है। अष्टम भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा उस भाव को कमजोर कर देगा।
शनि यदि अष्टम भाव में होते हैं तो बेशक जातक के जीवन में बहुत प्रकार के दुख आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं, लेकिन जातक की उम्र 99% बार लंबी देखी जाती है। अष्टम भाव में प्रत्येक ग्रह कमजोर होते हैं, लेकिन सूर्य या चंद्रमा आए या स्थित हो जाए तो ये कमजोर नहीं होते हैं। ये वैदिक ज्योतिष का सामान्य नियम है। सूर्य चंद्र को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। 8वें और 12वें भाव में सभी ग्रह अनिष्टकारी होते हैं, लेकिन 12वें भाव में शुक्र इसका अपवाद है, क्योंकि शुक्र भोग देने वाला ग्रह है, लग्जरी ऐश्वर्य कारक ग्रह है, और 12वां भाव भोग का स्थान है। यदि शुक्र 12वें भाव में बलवान स्थिति में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अतुलनीय धनवान एवं प्रसिद्ध भी देखा जा सकता है। द्वादश भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठता है उस भाव को हानि देता है। दसम भाव में सूर्य और मंगल स्वतः ही बलवान माने गए हैं। इस प्रकार चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र, लग्न भाव में बुध और गुरु और सप्तम भाव में शनि स्वतः ही बलवान हो जाते हैं। इसी को दिग्बली ग्रह बोलते हैं। पुनः सुन लीजिए, दसम भाव में सूर्य और मंगल, चौथे भाव में चंद्र और शुक्र, लग्न में बुध और गुरु और सप्तम भाव में शनि दिग्बली कहलाते हैं। 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। यदि नक्षत्र अनुसार भी उनका संबंध 11वें से बन जाए तो ऐसे जातक के पास आय के कई साधन हो सकते हैं। निरंतर आय उसको प्राप्त होती रहती है। किस भाव का स्वामी कहाँ स्थित है तथा उस भाव के स्वामी का क्या फल है, यह भी देख लेना चाहिए। यदि कोई ग्रह जिस राशि में है उसी नवमांश में भी हो तो वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है, और ऐसा ग्रह पूर्ण बलवान माना जाता है। वर्गोत्तमी ग्रह इसी को कहते हैं। यही सूत्र लिख रहा था। सामान्य वैदिक ज्योतिष के सूत्र हैं। सामान्य ज्ञान होना इनका अति आवश्यक है। फलित जन्मपत्री के अनुसार नहीं भी होते हैं, हो भी जाते हैं, क्योंकि एक ही स्थान के लिए और एक ही फल के लिए हजारों सूत्र होते हैं। कौन सा सूत्र कौन सा योग काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा निष्क्रिय होगा, ये जन्मपत्री देखने का विषय होगा। लेकिन इन्हीं सूत्रों के अनुसार जन्मपत्री देखी भी जाती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।